अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वुकला एक्शन कमेटी के सैकड़ों लोग आज इस्लामाबाद की सड़कों पर थे और उनका एजेंडा 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आने तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई मुअत्तल कराना था। मगर उनके एहतजाज के बावजूद जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समेत 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है तो दूसरी जानिब वुकला सड़कों पर हैं। आज जजेस तकर्रुरी को लेकर वुकला के एहतजाज ने इस्लामाबाद को मैदान जंग बना रखा। वुकला ने जुडिशल कमीशन के इजलास के सामने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जहां अदालतों का बॉयकॉट किया, वहीं सड़कों पर निकले और जिन्हें रोकने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया ने जगह जगह रुकावटें भी खड़ी की। एक जानिब हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम पर तनकीद का सामना था तो दूसरी जानिब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी पर वुकला और जजेस भी तनकीदी आवाज़ें उठा रहे हैं। जजेस और वुकला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के खिलाफ खत लिख रहे हैं और सीनियरिटी के हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है, जबकि जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के लिए पर तोल रही है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पीटीआई ने सड़कों पर आने का ऐलान किया और 8 फरवरी को यौम स्याह मनाते हुए सवाबी में जलसा किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जबकुलिश और क़यादत के इख्तलाफात की वजह से हुकूमत को कोई वाज़े और मजबूत मैसेज देने में नाकाम रही। ताहम पीटीआई की अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश हुकूमत के लिए फिक्रमंदी का बायस बन सकती है, यानी इलेक्शन की डिमांड लेकर सारी सियासी जमातें अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती हैं और डी चौक या किसी और मकाम पर धरना दे दिया जाता है तो हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है, मगर इसके लिए भी सभी सियासी जमातों का एक पेज पर आना ज़रूरी है। अब जहां पीटीआई क़यादत खुद एक पेज पर नहीं है, वहां वो मुल्क की सभी अपोजिशन जमातों को एक पेज पर कैसे ला सकती है। वुकला तहरीक और अपोजिशन जमातों का एहतजाज अगर एक पेज पर आ जाए तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल या नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, अपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा, जुडिशल कमीशन का जो इजलास था ये वैसे ही इस पर आवाज़ें उठ रही थी और फिर हमने देखा कि इजलास जब शुरू हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने इसका बॉयकॉट कर दिया, लेकिन फिर बाद में खबर ये आती है कि 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन या यूँ कह लें कि मंजूरी दे दी जाती है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि जब वुकला सड़कों पर हैं और इजलास चल रहा है और फिर तकर्रुरी भी हो जाती है? इसको मैं तो एक जरा बिल्कुल मुख्तलिफ दाविये से देखता हूँ इस सारी सूरत-ए-हाल को। सिर्फ ये नहीं कि वो जज अपॉइंट हो गए हैं, जज लग गए, 6 जज लग गए हैं और बाकी जजेस जो सिंध हाई कोर्ट में है 12 जजेस वहाँ आ गए हैं, फिर पेशावर में इतने जजेस आ गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब सर करने के लिए डोगर साहब को लाया जाएगा 15वें नंबर पे सीनियरिटी में, लेकिन यहाँ उनको नंबर 1 ऑफ द सीनियरिटी आमिर फारूक के बाद मिल जाएगी तो वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे। ये सब बातें दुरुस्त होंगी और हो रही हैं, नजर आ रहा है। और मुझे जो खतरा ज्यादा नजर आ रहा है वो ये है कि जो रियासत है पाकिस्तान की और जो रियासत को अब समझते हैं कि वो ही चला सकते हैं और उन्हीं का हक है इसको चलाने का, वो इस किस्म के इलीट कैप्चर ऑफ एन एंटायर इंस्टीट्यूशन बाय सिविलियंस बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं ये तो जुडिशरी जो है वो तो हमारे लिए है, हमें जवाब मुहैया करने के लिए। इन्होंने अयूब खान को 200 के केस में जायज करार दिया कि मार्शल लॉ लग गया तो जायज है। इन्होंने याया खान को एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने ज़ियाउल हक को न सिर्फ उसकी तायीद की, उसकी तौसीक की कि उसने मार्शल लॉ सही लगाया, बल्कि उसके मुतअद्दिद मरतबा, उसके कम से कम 2 मरतबा उसने जब हलफ लेने को कहा कि आप आइन का हलफ भूल के और मेरी नई एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिसमें कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, बस एक शख्स है जो कि मंबा है तमाम इख्तियारात का, आप हमें आपकी ताबेदारी चाहिए।
इसी तरह मुशर्रफ के नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत इसलिए गिरी, मैं समझता हूँ गिराई गई कि वो उसने जो हल्ला बोल के सुप्रीम कोर्ट पर अपने वर्कर से, हाँ। और वो एक हावी हो गया था उस सारे इदारे पे, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ इनफैक्ट के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इस वजह से फांसी नहीं हुई और सजा हुई कि वो उसने कोई कत्ल किया था, कत्ल नहीं कत्ल किया था और बेगुनाह था वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। और उसको जुर्म, जो बड़ा जुर्म था कि छठी आईनी तरमीम, अब हम 26वीं के सोच रहे हैं, छठी आईनी तरमीम और 7वीं आईनी तरमीम के जरिए उसने चीफ जस्टिस को अपने जेर नजर कर दिया और जुडिशरी पे एक एलीट कैप्चर कर लिया। अब ये जितना ज्यादा अपना असर और रसूख दिखाएंगे और बनाएंगे और ये साबित करेंगे कि हमने जुडिशरी का एलीट कैप्चर कर लिया, एलीट कैप्चर किया है, और वो लेनिन ने कहा था कमांडिंग हाइट्स ऑफ द स्टेट जो है उनमें से एक ही अदलिया है। अब इस पे उन्होंने सिविलियन पॉलिटिशियंस ने कंप्लीट कैप्चर कर लिया। आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वर्चुअली अब जज मेकर। अब ये जज मेकर मार्शल लॉ में भी रहे, और वो जिस आप शरीफुद्दीन पीरजादा साहब मरहूम थे, वो जज मेकर थे। अब ये जज मेकिंग जो है ये असल में वो अपने पास ही रखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि ये किसी सिटीजन के की दस्तरस में आ जाए। अब ये चीज मैं समझता हूँ कि नहीं समझी हमारी हुकूमत ने भी। सिविलियन हुकूमत है, सिविलियन, लेकिन एतजाज साहब हुकूमत का तो काम नहीं है ना ये तो। अगर आप जुडिशरी पर सवाल उठाते हैं तो फिर ये फेलो जजेस की भी तो जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस पर चीफ जस्टिस साहब या आफरीदी साहब ने उसे खुशाइन करार दिया या उसे वेलकम किया, उस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, बहैसियत खुद जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं उठाया, तो ये तो पहला कदम तो जो फेलो जजेस हैं ये तो उनका बनता है उठाना। नहीं, बिल्कुल जजेस को तो मैं इससे मुबर्रा करता ही नहीं, बिल्कुल उनका। और लेकिन ये जजेस को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ हर मर्तबा उनको ये हजीमत उठानी पड़ती है कि वो मार्शल लॉ का हलफ उठाए। आइन का पहले हलफ उठाया हुआ टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्होंने हलफ उठाया हुआ। अब जब मार्शल लॉ लग जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सो कॉल्ड उसमें एक्शन कोई हो जाता है, तो फिर ये जजेस प्राइवेटली कुछ तो निकाले जाते हैं, उनको हलफ नहीं लिया जाता, उनसे लिया जाता, वो छांटी करती है और कुछ जो है वो जो रह भी जाते हैं, जज भी रह जाते हैं, वो भी बुड़बुड़ाते फिर जाएंगे जी हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई ज्यादती आप खुद करा रहे हो, आप ऐसी सूरत हाल में यू शुड रिजाइन एंड गो होम। आखिरकार दुराब पटेल भी तो था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी तो था, लेकिन हाँ जी एतजाज साहब, लेकिन अब ये जो हो गया है, अब तो तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में हो गई है और अब इसने से पहले देखा कि जो एहतजाज वकला तंजीमों का चल रहा है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि सीनियरिटी की बुनियाद उस पर ख़त भी लिखा गया था, अपराध होगा। अब ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और क्यूनी जज के तौर पर आ गए हैं, आप अगला चीफ जस्टिस किसे देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो गालबन डोगर ही बनेगा। अच्छा, और वो क्यों? वकला में वो क्योंकि इन्होंने तय तो किया हुआ है ना, उसके साथ भी तय हुआ है। अच्छा। और लेकिन उस पे जो वकला का गुस्सा है वो कम नहीं होगा इसके साथ डोगर की
चीफ जस्टिस की अदालत में बैठे हुए थी। एतजाज साहब, मैं थोड़ी सी बेइज्जतियां होती रही। माजरत चाहती हूँ अपने समझने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम भी तालिब इल्म हैं, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, देखने वालों को भी। आपने कहा कि ये तो तय है, अब सरफराज डोगर साहब हों, जस्टिस सरफराज डोगर साहब वो प्यूनी जज हों और वो लग जाएं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो तय है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग गए, बल्कि उनके पहले भी नाम थे, प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब थे, वहाँ पर भी तय था। नहीं, वो तय नहीं था, वो उनके साथ मंसूर अली शाह साहब के साथ तो तय ही नहीं था। अगर तय होता तो ये कोई मसला ही ना हो। मंसूर अली शाह एक अपने आप को आजाद जज साबित किया है, और चीफ जस्टिस आसानी से बन सकते थे, जरा थोड़ा सा वो नरमी दिखाते, एक फैसला ना करते जिसमें हुकूमत का बहुत दिलचस्पी थी। पर ये अब इसमें ये जो डोगर साहब वाला मामला है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत इतनी आकबत अंदेश नहीं नजर आई मुझे। अच्छा। खासकर मुस्लिम लीग नून और आजम नजीर तारड़ साहब और उनके दस्ते रास्त जो है, वो देखिए उनको मिला है शिकार मारने का मौका। उन्होंने उसको पूरी तरह शिकार मारा ही नहीं, उसका कचूमर कर। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बेवकार कर दिया, और अब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस है या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के, और वो चीफ जस्टिस नहीं है। उनके इख्तियारात ही में से बहुत सारे बेंचेस बनाने वाले इख्तियारात जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और कोर्ट में जो नामजद जजेस हैं, वो करेगी जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन में जजेस की कोई मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन ये तो काजी फाइज ईसा साहब के टाइम पर हो गया था, ये तो 3 लोगों की कमेटी बनना, और ये तो इख्तियारात काजी फाइज ईसा साहब के टाइम पर ही हो गए थे। नहीं, वो अच्छी बात है, 3 लोगों की कमेटी जो बेंचेस बनाए वो अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर शेयर करे अपना इक़्तिदार और अपने इख्तियारात तो उसका कोई हर्ज नहीं, मैं नहीं उसके खिलाफ। पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप एक्सक्लूड ही कर देते कि आप आईनी बेंच के मामले में कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब फिर वापस आएंगे तो बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। वेलकम बैक। एतजाज साहब, मुझे बताएं कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाते हैं, जो कि आपने कहा तय है, तो क्या मुफाद हुकूमत हासिल कर लेगी, और क्या सिर्फ हुकूमत ही हासिल करेगी ये मुफाद सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? हुकूमत को बड़ा अगर एक ऐसा चीफ जस्टिस मिल रहा हो जो कि उसके हुकूमत के बिल्कुल ऐन मुताबिक चलने को तैयार हो, तो हुकूमत बड़ी राजी होती है। हुकूमत, मैं आपको बताऊं, ये नवाज शरीफ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी से इंतहाई राजी से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि नवाज शरीफ की पार्टी ने उनको जब वो रिटायर हो गए और बिस्तर मर्ग पे थे, गवर्नर सिंह भी लगा दी। वो उनको कोई एक कर्ज था ना, उसके लगाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 6 के 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट की मुलाजमत की ऐड खत्म होने के बाद उनको बड़ा नवाजा। रफीक तारड़ को वो ले गए, पहले सेनेट में ले गया, फिर सेनेटर बनाया, फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया। ये जो अफजल लोन, उन्होंने उनके हक में फैसला किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कोऑपरेटिव्स के कर्जों के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनके खानदानों ने लिए हुए लोग सड़कों पर निकले हुए थे। उसकी कमेटी को हेड किया अफजल लोन ने, और उनको बेगुनाह करार दिया शरीफ खानदान को, और हजारों लोग लुट गए। पर उन्होंने उसको सेनेट में ले गए। खलीलुर रहमान खान ने इनकी हर वक्त सरपरस्ती की और इनको साथ दिया। उसको डायरेक्टर बना दिया उसका इस्लामिक यूनिवर्सिटी का,
इन्होंने, मैं और बताऊं, जो सेनेटर इन्होंने बनाया जावेद इकबाल साहब, हाँ। उनको, वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उनके माइल थे उनपे, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट के बाद अपनी पार्टी के वर्कर्स और लीडर्स को इग्नोर करके वो उनको भी सेनेट में ले गया। तो अगर ये किसी यही और पार्टी रिवायत ने चलती आ रही है एतजाज साहब, तो फिर आप किसको देख रहे हैं इस रिवायत से फ़ायदा उठाते हुए? मैं नाम नहीं ले सकती, ज़रा जजेस ही हैं तमाम, और चाहते भी नहीं है कि कुछ ऐसा बोलें कि नोटिस आ जाए या किसी को गिरा गुजर जाए। नहीं, जजेस को तो ये रवैया है कि अगर उनको मौका मिलता है सुपरसीड करने का अपने साथियों और दोस्तों को भी, वो बखुशी करेंगे। ऐसे ऐसे जज, एक जज साहब 13वें नंबर पे थे, उनको नवाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले गया, 12 जजेस को सुपरसीड कर। आपने आर्मी चीफ लगाए सुपरसीड करके, उसको परवेज मुशर्रफ को लगाया, दो बॉस अली कुली और जनरल खालिद को सुपरसीड कर। आपने ये सीनियरिटी और मेरिट को तो समझा ही कुछ नहीं, लॉयल्टी। लेकिन जब आपने आइन में तरमीम कर दी, आपने उस रूल को चेंज कर दिया, फिर तो गुंजाइश उनके पास है। लेकिन एतजाज साहब, प्रॉब्लम ये है, बार काउंसिल वो जजेस के साथ जा रही हैं, जो भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो रहा है। आप नहीं समझते कि वकला को भी एक पेज पर होना चाहिए? नहीं, वकला को होना चाहिए एक पेज पर, वकला हो जाएंगे। नहीं, अभी तो नहीं हो रहे। मेरे प्रोग्राम में रियासत अली साहब बैठकर कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ निकलेंगे, अगले दिन उन्होंने बिल्कुल ही अपना बयान बदल दिया। नहीं, वकला को लीड नहीं करते, वकला का नीचे से प्रेशर पड़ता है और लीडर में जो अपने जो उनके हैं उनको निकलना पड़ता। नीचे बहुत बेचैनी है, आम वकील बहुत बेचैनी, जो रैंक एंड फाइल है, जो 10-15 लीडर्स हैं, ज्यादा जो नुमाया किस्म के लीडर्स हैं, वो तो उन पे तो दबाव पड़ जाता है, उनको वकला ओपनली उनकी क्रिटिसिज्म मीटिंग में शुरू कर देते। तो ये वकला इस मामले में बड़े क्लियर है और इसमें वकला ही आएंगे, निकलेंगे। लेकिन बार्स तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही ना एतजाज साहब, बार्स पे तो कोई प्रेशर आ ही नहीं रहा, बल्कि वो तो उल्टा करी, ये तंजीमें जो हैं ये पॉलिटिकल किसी गेन के लिए एहतजाज कर रही हैं। नहीं, आप देखो ना, अब ये तय हो रहा है, एक प्रोसेस है, उसमें तय हो रहा है और ये चंद दिनों में या हफ्तों में ये तय हो जाएगा कि आपने जज को किस तरह पहचान। जज वो होंगे जो फिरका मुनीरिया से होंगे, यानी चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। हमने इस किस्म की अदालत देखी नहीं, इतनी कमजोर सुप्रीम कोर्ट, जो 50 से लेके 1950 से लेके 1962-63 तक थी, उसमें उन्होंने तमीजुद्दीन खान का फैसला किया ये ब्यूरोक्रेसी के हक में, गवर्नर जनरल रेफरेंस का फैसला किया वो सदर के हक में, और गवर्नर जनरल के हक में उसका फैसला किया 200 केस का, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ को उन्होंने कहा कि आईनी है, क्योंकि ए सक्सेसफुल कू डिटेर इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लीगल मेथड ऑफ चेंजिंग अ गवर्नमेंट। ये कोई मतलब, ये यहाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट गिरा हुआ था मुनीर के रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद कॉर्नेलियस आए, कॉर्नेलियस से वो बड़ा थोड़ा सा उसमें कद पकड़ा। कॉर्नेलियस ने गवर्नमेंट को तमीजुद्दीन केस में गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दिया, मौदूदी केस में जमात इस्लामी की को बैन करने का जो केस था, उसमें ईस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के साथ उन्होंने एग्री करके और उसको उसमें फैसला अयूब खान के खिलाफ, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ किया। तो ये अब मुनीर ये कौन है और कॉर्नेलियन कौन है, अब ये लोगों ने बड़ी पहचान कर ली कि ये तो इसको छोड़ो जी, इसकी बात ना करो, इसके फैसले की कोई अहमियत ना हो इसको, तो ये मुनीरिया है। और
या कॉर्नेलियन है। लेकिन कॉर्नेलियन वो है हाँ, जो अपने जमीर के साथ और आइन के तहत हलफ दिए, जो हलफ लिया हुआ है उसके साथ चल। लेकिन एतजाज साहब ये तो चलें, अब सबके सामने आ ही जाएगा, तफरीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उम्मीद थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऐसी, या ठीक हो जाएंगी। अब आपको लगता है कि जो कुछ जिस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियाँ हुई हैं, इससे एक मखसूस शख्सियत जिसका नाम इमरान खान है, उससे मुताल्लिक जो केसेस हैं अभी भी मौजूद, उन पे कोई फ़र्क असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में तो उसमें फर्क उसके खिलाफ जाएगा और उसकी पिटिशनें जो दरखास्तें होंगी मुतफरक किस्म की, कोई अस्पताल में दाखिल है, कोई आ रहा है, कोई डॉक्टर देखने आए, ये उसकी अब कम मानी जाए, अब नहीं मानी जाए और उसको जरा सख्ती उस पर एक जिस्मानी तौर पे आएगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि इमरान का इतना कद बढ़ा है, ये गवर्नमेंट हमारी डरपोक हुकूमत, डरपोक वज़ीर आज़म और डरपोक उनके वज़रा कि वो उसका उससे उसको रियत पहुंचाते, उसकी मुलाकातें मांग करते, उसके फैसिलिटीज जो है, सहूलतें जो वो उसको डिसाइड करते हैं। 5 दिन उसको गोपन में रखते हैं, बिजली को नहीं और सारी। अब उसकी वजह से उसका कद बढ़ता गया, अब उसका कद 70 फुट हो गया और भेजा इन्होंने कर दिया और उसके बाद ये फिर उससे और डरते, फिर जब डरते हैं फिर कहते हैं इसमें कुछ और दो, जजेस लाओ, 8 जजेस लाओ सुप्रीम कोर्ट में, इधर से पानी निकल जाएगा, इस बंद को यहाँ से बंद करो, उधर पेशावर हाई कोर्ट में भी जजेस लाओ, इनको चीफ जस्टिस भी लाओ। ये सारी इनकी अपनी कमजोरी है, इनमें मॉरल स्ट्रेंथ नहीं। भाई जजेस हो, आपको क्या चाहिए, जजेस मेरे हो, जजेस आपकी कॉन्डक्ट ऐसी हो कि जज भी आपसे इम्प्रेस हो और आपको इंसाफ दे। अब ये लेकिन इंसाफ का तो प्रॉब्लम है, इंसाफ के मयार में तो हम बहुत पीछे रह गए। एजाज साहब लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगी, वक्त की कमी है, मुझे बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने जो बॉयकॉट किया है या वो नहीं बैठे इजलास में, हर दफ़ा किसी न किसी फैसले में एतराज़ तो जजेस उठा ही देते हैं, फिर हमने देखा है कि इख्तलाफी नोट्स भी लिखे जाते हैं, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट या मैसेज देना चाह रहे थे दोनों? नहीं, दोनों देना चाह रहे होंगे कि हम असूली तौर पे जिस चीज के खिलाफ है उसमें हम पार्टिसिपेट किस तरह उसकी प्रोसेस में कर सकते, उसके हम इस सारी चीज जो है हम बुनियादी तौर पे खिलाफ है 26वीं आईनी तरमीम से भी, और ये जजेस के जिस तरह को लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पैक किया जा रहा है और ये एलीट कैप्चर है ऑफ ए कमांडिंग हाई, तो ये रियासत का हम इससे नहीं एग्री कर सकते। अब मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता, मुझे ये खदशा लगता है कि जब एलीट कैप्चर हो जाए, जब जुडिशरी पर कोई और तसल्लुत हो जाए, मुसन्नत हो जाए, किसी और का तसल्लुत हो जाए और बड़ा वाज़े तौर पे आप गिनती, आप शक्ल देख के, माथा देख के कह सकते हो ये मुनीर के कबीले का, ये कॉर्नेलियस के कबीले का, ये आप जब कर सकते हो तो फिर वो जो ताकतें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतें है ना रियासत के अंदर, वो बर्दाश्त नहीं करती आपके ऐसे इक़्तिदार को कि आपने सारी जुडिशरी को अपने घुटने के तहत दबा दिया हो, जिस तरह वो पुलिस ऑफिसर ने एक स्याह शख्स को घुटने के नीचे दबा के सांस उसकी बंद कर दी थी। आपकी इतनी होल्ड हो जाए जब जुडिशरी पे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। बदकिस्मती से बदकिस्मती से हम इसकी बहुत मिसालें देख चुके हैं
और इसमें जहाँ भुट्टो साहब को शहीद का मैंने नाम दिया और 6वीं और 7वीं तरमीम का, नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल के चीफ जस्टिस को भगा देना और खुद अपने सईदुज्जमान सिद्दीकी को बिठा देना, या हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी हमने अपने जजेस लगा दी, रियासत को जो कबूल ही नहीं। एग्जैक्टली यानी ये जो नजरिया ज़रूरत का तसलसल है, अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है कि जुडिशरी इंसाफ की तवक्को तो आप नहीं कर सकते, फेवरेटिज्म की अलबत्ता की जा सकती है। एतजाज़ साहब, आपने बड़ा जामे तज्जिया पेश किया है, इस पे बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ज़ाहिर है कि इस वक्त ये एक जंग है और इस जंग में कोई जीते या ना जीते, अलबत्ता पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ज़रूर हार जाएगा, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने, और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके, दोनों का बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ जो है वो जंग का तबल बचा चुकी है, दूसरी तरफ वकला भी तंजीमें जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनके भी मुतालबात आपके सामने ही हैं। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या मुल्क में इंतशार ही नजर आ रहा है, कहीं पीस नहीं नजर आ रहा आपकी हुकूमत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का जो एहतजाज है वो जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं लॉयर्स की, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, पंजाब KPK, बलूचिस्तान सिंध बार काउंसिल हो, सभी ने इस प्रोटेस्ट को जो है वो मुस्तरद किया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक छोटा सा जत्था जो है, जो कि एक पार्टी से एफिलिएशन रखता है, उसकी तरफ से ये प्रोटेस्ट आ रहा है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का जो किरदार है, जो रोल है, जो काम है, उसके मुताबिक जब वो पास हो गई और तो फिर वो आइन का हिस्सा बन चुकी है, तो उसको अब इम्प्लीमेंट होना है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, लॉयर्स इससे बेहतर, इस मामले को लॉयर से बेहतर तो कोई नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो लॉयर्स हैं, आपने देखा आज वो वायलेंट भी हुए और पुलिस वालों पे हमला आवर भी हुए। तो ये लगता है कि ये एक रची रचाई साजिश है एक जमात की तरफ से कि एनआरकी फैले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जमात की तरफ से आप इसका इल्जाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये एफिलिएटेड तो है ना जी, ज़्यादातर जो लॉयर्स आपके बज़ाहिर सामने नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा भी होंगे, लेकिन जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं बार काउंसिल्स को, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हम नहीं समझते ये कोई लॉयर्स की आवाज़ है और ये कोई मोमेंटम कैच करेगी। बहरहाल आज जो उन्होंने जो वायलेंट प्रोटेस्ट किया अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर पे पढ़ी लिखी कम्युनिटी से तो बिल्कुल भी बंदा वायलेंस का जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। देखें, पार्लियामेंट ने अपना रोल अदा किया, आइन में अमेंडमेंट होगी, अब वो इम्प्लीमेंट होगा। जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको वक्त के साथ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो हो गया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मलिक अहमद साहब, आप लोगों पे ये देखिए, इन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि एक जमात ने उकसाया है या एक जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले तो ये क्लियर कर दें कि आप लोगों ने वकला को बाहर निकाला है, और दूसरा ये कि आप लोग वकला को तो बाहर अगर निकालने में कामयाब हो गए, अपने लोगों को तो आप बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए, इख्तिलाफात आपके बढ़ गए हैं जो सवाबी जलसे में हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम बुलाया। असल में बात यह है जी, राना साहब जिस तरह फरमा रहे हैं ना जी कि अब सब जो बार एसोसिएशन है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वायलेंट की तरफ हम जा रहे हैं हमारे वकला। तो मैं ये समझता हूँ कि वायलेशन क्यों होती है। देखें, आप खुद देख रहे हैं, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अभी आपने एक लफ्ज़ कहा है कि आपके अपने लोग नहीं निकले। अब हमारे लोग अगर नहीं निकले तो मैं राना साहब को वो FIR जो कल हुई हैं लोगों पे वो भी भेज सकता हूँ कि FIR क्यों हो रही हैं, और लोगों को इस तरह डराया धमकाया जा रहा है। और आज जो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, देखें, ये 26वीं आईनी तरमीम के बुनियादी कंटेंट्स क्या हैं, ये इसकी अखलाकी हैसियत क्या है। देखिए, ये भी पुराने सियासी हैं और सियासत में हमेशा यही होता है कि आपको एक दस्तूर मिला, 1973 का एक दस्तूर जो मुतफ़िका दस्तूर मिला आपको, उसके बाद उस वक्त वो यूनानिमसली पास हुआ। तो होता क्या है कि जब आप कोई तरमीम पास करने लगते हैं, अमेंडमेंट पास होती है, तो आपके पास अपनी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए या आपके अलाइज और आपके पास होने चाहिए। तो इनके पास तो ये दोनों नहीं थी। तो इन्होंने किया ये कि इन्होंने
उनको जो हमारे MNA से उनको लालच दिया, डराया धमकाया, डेफिनेटली उनको डराया भी गया और जो इदारे इनके साथ हैं उनकी तरफ से ही डराया गया। अच्छा। और कई बेचारे भाग गए और कई उनके काबू आ गए। उनको अब लोहे के बने हुए इंसान तो नहीं है ना जी, तो उन्होंने लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये वकला हिस्सा डाला। और ये आप लोगों के कहने पे निकली है, उकसाने पे निकली है? देखिए जी, हम तो हम बेसिकली, चूंकि मेरी बात सुने, बेसिकली हम 26th अमेंडमेंट के खिलाफ है। हम समझते हैं कि ये जुडिशल कू है। अच्छा। और इसका कोई हक नहीं था इस पार्लियामेंट का, उसके पास अक्सरियत नहीं थी। तीसरी बात ये कि इन्होंने एक हॉर्स ट्रेडिंग करके इसको पास किया है, तो डेफिनेटली हम इनके खिलाफ है। और हर पुरअमन एहतजाज जिस कम्युनिटी का भी इसके खिलाफ होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है। मैं वही उधर ही आ रहा हूँ। ये प्योर वकला तंजीमों का है, ये वकला की अपनी तंजीमों का था। देखें जी, बात यह है कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड लोग भी होंगे, लेकिन ये कह देना कि ये करवा ही हम रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे राणा साहब, यानी आप कह रहे हैं कि सोली ये वकला तंजीमों ने किया है, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हैं जो उनका मौकिफ है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। आप लोग ये हम बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं। हम उनके, जब उन्होंने हमें बुलाया तो हम साथ भी खड़े होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बुलाया तो हम फिर साथ खड़े होंगे। राना एहसान अफजल साहब, ये जो हुआ है सवाबी जलसे में, उसके बाद बैरिस्टर खलील साहब का एक बयान सामने आया है कि इसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ, यानी उनकी मुश्किल में इजाफा हो गया। वो जो उन्होंने क्या ऊ की जगह एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बड़ा नामुनासिब लगता है अब मैं टीवी स्क्रीन पर इस्तेमाल करूँ रियासत के खिलाफ। आप समझते हैं कि इट्स टाइम कि आप अब बैठ के कोई बात करें, एक्शन लें? आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोगों पे तो वो थू थू कर रहे हैं जलसे में खड़े होकर। देखिए, पहली बात तो ये कि नहायत ही बेहुदा तकरीर की गई, और इसी को हम कहते हैं कि ये जो जमात है ये जोड़ने की इसकी सियासत नहीं है, इसकी तोड़ फोड़ की और तकसीम की सियासत है। जिस तरह की ज़ुबान गंडापुर साहब ने इस्तेमाल की, इसी तरह की ज़ुबान खान साहब पसंद करते हैं, और यही वजह है कि गंडापुर साहब जो हैं वो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो इसी तरह की सियासत करते हैं। तो देखें, बात ये कि हम तो नहीं समझते कि हमें तोड़ने की सियासत करनी है, हमने तो जोड़ने की सियासत करनी है। और उसी वजह से प्राइम तो अगर जोड़ने की आपने सियासत करनी है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दें, उनकी कोई एक आधी बात मान लें। वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, आपने पार्लियामानी की बात की थी, आप जुडिशल कमीशन बना दें। देखें, कोई किसी की डिक्टेशन तो नहीं ले सकता ना, लेकिन आप दरवाज़ा खोल सकते हैं बातचीत का। वो दरवाज़ा हमने खोल दिया कि हाउस में कमेटी बन जाए, जिसको इन्होंने रद्द कर दिया। तो हमारी तरफ से तो पॉजिटिव जेस्चर्स ही आ रहे हैं ना। अब अगर ये इनके लिए बातचीत करने का तरीकाकार ये है कि इनकी शराइत मानी जाए, तो इस तरह तो ब्लैकमेल कोई हुकूमत नहीं होती, और ना कोई ऐसी मजबूरी है हमारी, ना कोई इनके पास कोई बड़ी स्ट्रीट पावर है, ना कोई इनकी कोई अब जो ये एक वायलेंट तर्जो तरीका इनके पास अगर स्ट्रीट पावर नहीं है राना एहसान अफजल साहब, तो फिर छापे क्यों मारते हैं आप लोग, गिरफ्तारियां क्यों करते हैं, क्यों घरों से लोगों को उठा के ले जाते हैं वक्त से पहले? नहीं, वायलेंट, ये देखें ना, एक बंदा वायलेंट हुआ नहीं है, आप उसको छापा मार के पहले इसे गिरफ्तार कर लेंगे जी वायलेंट है, ये तो कहीं का असूल नहीं ना हुआ। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना है। अब इसमें तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए कि ज़मान पार्क में अगर इन्होंने पेट्रोल बम मारे हैं तो ये वायलेंट है या नहीं है, या उसके बाद 9 मई के इन्होंने वाकयात किए हैं, या 26 नवंबर को 150 पुलिस वाले को, एहलकारों को जख्मी किया इन्होंने, और 40 से ज़ायद गाड़ियां इन्होंने जलाई। और जिस तरह जलाओ घिराओ ये हर अपने उसके ऊपर करते हैं, तो अगर इजाज़त नहीं मिली हुई और उसके बावजूद ये कोई रिपोर्ट्स हों कि कोई मूवमेंट करनी है, तो डेफिनेटली फिर क्रैकडाउन तो हो। चलें, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि पेशगी क्रैकडाउन हम करेंगे। बचर साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप लोग ग्रैंड अलायंस भी बना रहे हैं अपोजिशन का, ये राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि फिर तो ऐसा तो होगा, और मैंने सवाल भी किया कि पेशगी क्यों करेंगे आप जब तक वो वायलेंट नहीं होंगे। आप लोगों का ग्रैंड अलायंस वाला मामला कहाँ तक पहुंचा, और फिर आप सड़कों पे आने की कोई तैयारी शरी कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों के साथ जा रहे हैं आप लोग, अदर देन मौलाना फजल रहमान साहब, उनके पास कोई ख़ास स्ट्रीट पावर है नहीं। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो जो जुडिशल कमीशन की बात की है, या जो मुज़ाकरात की कमेटी बनी है, तो पहले मुज़ाकरात का जो हाल हुआ है, 2 महीने हमारी मुलाकात ही नहीं कराई जा सकी मुज़ाकराती कमेटी के अपने चेयरमैन के साथ।
डेफिनेटली पार्टी के सरबराह के बगैर तो कुछ नहीं होता कि आप उनके बगैर ही हम बातचीत आगे चलाते रहे। इनकी भी पार्टी है राना साहब की, ये भी इसी तरह अगर किसी से मुज़ाकरात करते हैं या करते थे तो यही इनका भी तरीकाकार, हमेशा हर सियासी पार्टी का यही तरीकाकार होता है। दूसरी बात जो असम्पशन भी है ना जी, राना साहब को शायद पंजाब के हालात में मे भी शरीफ आदमी है, खुल के बात नहीं कर रहे होंगे। बात यह है जी कि इधर तो पूरी फस्तायत के रिकॉर्ड टूट गए, इधर तो न कोई औरत का रहा है तकद्दुस, न कोई चादर और चार दीवारी का पंजाब में रहा है, और न कोई इंसानियत का रहा है जी। अब इंजम्पशन पे आप लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं जी, और लोगों के घरों में बाकायदा अब डकैतियां हो रही हैं। इसी काम की आड़ में हमारे एक मेंबर हैं रजा कोटला साहब हैं, उनके घर से तो सामान भी सारा उठा के ले गए। देखिए ये चीज कहाँ खत्म होगी? नहीं, लेकिन अगर वो पेशगी छापे भी मार रहे हैं और आप लोग सड़कों पे भी आने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे चलेगी चीजें? ये ना हो खुदा ना ख्वास्ता 26 नवंबर वाला रिकैप हो जाए। सड़क पे आना फंडामेंटल राइट है। हर, देखिए मेरी अर्ज सुन लें, हर सियासी जमात का फंडामेंटल राइट है कि वो सड़क पे आके अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। अच्छा, राना साहब के शायद दिल में होगा कि इन्होंने रात 12 बजे को 7 की रात 12 बजे के बाद यानी 8 को इन्होंने 144 इम्पोज किया पूरे पंजाब में। अब या तो ये करते 4-5 दिन पहले, और हमें भी पता होता कि 144 इन्होंने इम्पोज कर दिया है। देखिए ये बातें इधर टीवी टॉक शो पे यानी आप कहना चाह रहे हैं कि राना एहसान अफजल साहब ग्राउंड रियलिटी तो खौफजदा हो गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? राना एहसान अफजल साहब अगर ये वाकई अलायंस, राना एहसान अफजल साहब का तो मैं नहीं कह रहा, तो उनकी जमात का तो कह दूंगा। चलें, लास्ट मिनट चल रहा है। मलिक अहमद साहब बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ये तो नहीं करेंगे कि हामी आपके साथ भरेंगे और रोटी फिर नून लीग के साथ बैठ के खा लेंगे? देखिए मौलाना फजल रहमान अपनी जमात के जी इंडिपेंडेंट सरबराह हैं, हमारी बातचीत उनसे चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक आइन को बचाने के लिए पहली मूवमेंट हम शुरू करेंगे और इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं बाद में, तो हमारी बातचीत तो चल रही है। अब देखिए सबसे बड़ी अच्छी जो बात है वो ये है कि उनके साथ तलखी ख़त्म हो गई है। एक तलखी थी हमारी और उनकी जमात के दरमियान काफ़ी, वो ख़त्म हो गई है, एक मेज़ पे आके बैठ गए। तो मुझे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए सबको जी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, आपको अच्छे की उम्मीद है और राना एहसान अफजल साहब उनकी जमात को भी अच्छे की उम्मीद है। अब देखना ये कि फजल रहमान किसके पलड़े में जाएंगे और क्या ये अपोजिशन अलायंस कामयाब हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर हुकूमत की कामयाब होगी स्ट्रेटजी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका भी और मलिक अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।